Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in previous video we saw how to solve problem based upon relation. तो previous video में हम लोग relations पे कैसे problem solve करते हैं वो देखा था. अब मैं इस video के अंदर आपको functions का concept बताऊंगा और फिर हम लोग कुछ problems भी देखेंगे functions पे. तो this video will mark an end towards your topic functions and relations. तो function और relation जो chapter है आपका class 11th के लिए यहाँ हम लोग रुक जाएंगे इस video के बाद, क्योंकि क्लास 11th में हमारा जो फंक्शन है उसका बहुत ही सीमित लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ना है और रिलेशंस के बारे में भी हमने लिमिटेड ही पढ़ा है. और क्लास 12 जो है आपको उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन ही है दोबारा से, जहां हम लोग फर्दर टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, जहां इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, नल रिलेशन और वाइड रिलेशन ये सब पढ़ेंगे. और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ फंक्शन पे मूव करेंगे, जहाँ वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन और उसके बाद हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे. तो ये सब चीजें हमें 12th क्लास में पढ़नी है. बट 11th क्लास के लिए फंक्शंस का बेसिक, क्योंकि वहाँ 12th में बेसिक बहुत कम बताया जाता है और यहाँ एक्चुअली समझा जाता है कि 11th क्लास का जो फंक्शन है वहाँ से आप बेसिक जानते हो. तो मैं यहाँ पे अभी 11th क्लास के अकॉर्डिंग फंक्शन को कवर करूंगा और जब हम 12th क्लास का सिलेबस कवर करेंगे तो वहाँ पे मैं फिर से ये कवर करूंगा. सो डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी, तो नो प्रॉब्लम. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ फंक्शंस नाउ. तो मैं आपको समझाऊं फंक्शन को आप कैसे समझ सकते हो. फंक्शन कुछ नहीं, आप समझ लो फंक्शन एक रूल है, एक रूल की तरह आप समझो. रूल का क्या मतलब है? फंक्शन एक तरह का लॉ है, एक तरह का रूल है जिसमें आप इनपुट डालो एक तरफ से और दूसरे तरफ से क्या आपको डिस्टिंक्ट आउटपुट मिल सकते हैं. तो आप जैसे देखो, आप एक मशीन की तरह भी फंक्शन को समझ सकते हो. तो मशीन क्या करती है, कुछ इनपुट लेती हो और कुछ आउटपुट देती है. आप ऐसा मशीन खरीदोगे क्या कि कोई इनपुट ले और कोई आउटपुट ही ना दे? इनपुट ले और कोई आउटपुट ही ना दे, बिल्कुल नहीं खरीदोगे. आप सपोज जूस निकालने वाली मशीन लाते हो और आप उसमें संतरा डालते हो, ऑरेंजेस डालते हो और आपको कुछ मिले ही ना आउटपुट, जूस आए ही ना, तो आप लोगे क्या जूसर? नहीं लोगे सिंपली. तो फंक्शंस को भी ऐसे ही आप समझ सकते हो. तो अब मैं इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन बताऊंगा फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? तो फिर चलिए हम लोग फॉर्मल डेफिनेशंस देखते हैं. तो आइए चलिए हम लोग मूव करते हैं फंक्शन के फॉर्मल डेफिनेशन की ओर. पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ. तो यहाँ डेफिनेशन क्या कहता है कि फंक्शन कुछ और नहीं, एक रिलेशन ही होता है. तो क्या कहता है डेफिनेशन? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. इसका क्या मतलब है कि मैंने अभी जैसे आपको जूसर का एग्जांपल दिया, तो आप ऐसा जूसर लोगे क्या कि ऑरेंज डालो या फिर कोई फल डालो और आपको जूस ही ना दे? तो वही है सिंपल सा कहने का मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट, जैसे मान लो अभी मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ए सेट है, ठीक है स्टूडेंट, और ये मान लो आपका बी सेट है. तो इसमें एलिमेंट्स है, इसमें भी एलिमेंट्स है, ठीक है. यहाँ मान लो x1, x2, x3 ऐसे xn एलिमेंट है, x3. यहाँ y1, y2, y3 ऐसे yn एलिमेंट्स है, ठीक है. इतने सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स. तो आप ऐसे सिंपल से समझो, ए से बी में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, एक रिलेशन जिसको हम लोग आर नहीं यहाँ पे एफ कह रहे हैं, ठीक है. एफ एक रिलेशन है, ठीक है. क्या कह रहा है कि इस सेट टू बी अ फंक्शन. इसको फंक्शन कब कहेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. मतलब कि सारा एलिमेंट का ए में जो है एक भी खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए. कहने का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट ए के सारे एलिमेंट का बी के साथ संबंध होना चाहिए, तभी हम लोग उसको फंक्शन कहेंगे. मतलब x1 का किसी के साथ संबंध होना चाहिए, x2 का किसी के साथ होना चाहिए, x3 का, उसी तरह से सबका होगा और अंत में xn और yn का भी होगा, ठीक है स्टूडेंट. तो उसी तरह से हर एक एलिमेंट, तो मतलब ए सेट जो होना चाहिए उसमें से एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए. ए जो सेट होना चाहिए उसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब बी में कुछ एलिमेंट बच सकते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई मिले ना, उनको क्या कहते हैं? और पूरे बी सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन. फिर से अगेन रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है. और जिसमें रेंज बोलेंगे और डोमेन बोलते हैं. डोमेन क्या होता है? यहाँ पे ए सेट होगा. और रेंज क्या होगा? जिससे फंक्शन संबंध बना रहा है, जिससे रिलेशन बन रहा है. तो मान लो मैं एक पेयर लेता हूँ x1 y1,
ऐसा कोई पेयर लेता हूँ, और आपके समझने के लिए मैं मान लो चलो A, B ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये A F रूल के अंडर आ रहा है, ठीक है। ये मान लो इस F रूल के अंडर आ रहा है, हम x1 में से कोई वैल्यू A है तो A का संबंध B के साथ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं f ऑफ A इज इक्वल्स टू B। ये डिनोट करने का तरीका होता है फंक्शंस के लैंग्वेज में, मतलब कि f एक्ट कर रहा है A पे तो आउटपुट मिल रहा है क्या, B। मतलब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, f जो मशीन है उसमें हम लोग A इनपुट दे रहे हैं तो हमको ये क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो आप फंक्शंस को ऐसे समझोगे तो आप इजीली समझ पाओगे। मतलब क्या हुआ कि फंक्शंस के अंदर क्या मैंने बताया, इसी को मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ए सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और एक बात और है, आप ऐसा मशीन चाहोगे क्या, आप ऐसा, मैं जूसर का एग्जांपल दे रहा था, तो आप ऐसा चाहोगे क्या जूसर लेना कि मैं संतरा डालूं तो अंगूर का जूस निकले, अंगूर भी डालूं तो अंगूर का ही जूस निकले, या फिर पाइनएप्पल डालूं तो संतरा का जूस निकले, ऐसा नहीं लोगे। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि दो इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं। फिर आप एक एग्जांपल कंसीडर करो, एक्स स्क्वायर सपोज कंसीडर करो, तो f मान लेते हैं ये x का फंक्शन है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अभी मैं बताया x यहाँ इनपुट होगा, एक्स स्क्वायर आउटपुट होगा, तो आप ऐसा कंसीडर करो ये फंक्शन है। तो अगर मैं इसमें -1 डालू, f ऑफ -1 और f ऑफ +1 निकालू, तो f ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर, उसका वैल्यू 1 होगा, और f ऑफ +1 क्या होगा, +1 का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो आप देख रहे हो कि -1 इनपुट और 1 इनपुट दोनों पे वैल्यू कितना, 1 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। तो मतलब क्या है, कहने का अर्थ यह है कि दो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट सेम हो सकता है, दो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट सेम हो सकता है, बट डिफरेंट आउटपुट के लिए इनपुट सेम नहीं हो सकता है। डिफरेंट आउटपुट के लिए इनपुट सेम नहीं हो सकता है। सपोज जैसे आपको मान लो ये दे दिया है कोई भी फंक्शन, हमको पता नहीं कि क्या सा फंक्शन है, ऐसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ मान लो यहाँ भी 7 है, ऐसा कुछ तो है, 11 है, ठीक है। आप ऐसा मान लो, मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया है, ये यहाँ P है, यहाँ Q है, ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये क्या F रूल है, मान लेता हूँ मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया ये, तो ऐसा कुछ आप मान लो इसका 1 है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि 8 का भी 1 है, 8 का भी 1 है, तो दो डिस्टिंक्ट इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, इसको हम लोग फंक्शन कह देंगे, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिस्टिंक्ट इनपुट का 3 का भी 8 है मान लो, अब बताओ 8 इनपुट पे 1 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है, मतलब आप क्या है, वो मशीन जो आपने जूस वाली ली थी उसमें आप एक बार एप्पल डाले तो कभी पाइनएप्पल का मिल जा रहा है, आप दूसरी बार एप्पल ही डाल रहे हो तो कभी ग्रेप्स का मिल जा रहा है, तो कभी ऑरेंज का जूस मिल जा रहा है। तो मतलब हर एक बार क्या है कि कुछ फिक्स नहीं है। उसी तरह से मैं यहाँ बताऊं कि आप मान लो एक बार है कि हाँ इसमें एप्पल डालो तो पाइनएप्पल का मिलेगा, एप्पल का नहीं मिलेगा। अगर मान लो ऐसा फिक्स हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आदमी को समझ में आ जाएगा कि इस मशीन में एप्पल डालने पे पाइनएप्पल मिलता है। बट यहाँ के केस है कि यहाँ 2 है, 8 का इनपुट देने पे मतलब f ऑफ 8 यहाँ पर क्या है 1 है, और f ऑफ 8 क्या है 3 है, ये फंक्शन नहीं होगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। मतलब कि यहाँ से 2 का संबंध नहीं हो सकता है, यहाँ से 1 to 1 का ही संबंध होगा यहाँ से हमेशा। मतलब एक एलिमेंट एक से ही संबंध बनेगा, एक से ज्यादा संबंध नहीं बना सकता है। यही कहने का मतलब है वन एंड ओनली वन इमेज, प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होगा दूसरे सेट में, और ये पूरे सेट को कोडोमेन कहेंगे, और जिससे जिससे संबंध बन रहा है उसको रेंज कह देंगे, और ए सेट के पूरे एलिमेंट को डोमेन कहेंगे। वहां रिलेशन में क्या था कि ए सेट में कुछ एलिमेंट खाली हो सकते थे, बट यहाँ अब क्या रिस्ट्रिक्शन आ गया कि ए सेट में एक भी एलिमेंट अब खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसको फंक्शन बोलेंगे ही नहीं। तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन एक टाइप ऑफ रिलेशन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। तो एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग अभी दे सकते हैं, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। प्रत्येक फंक्शन एक रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए आइए मैं इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और है जो मैं बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं या फिर रियल फंक्शन क्या होते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का अर्थ क्या है कि वैसे फंक्शन वैल्यूड, रियल वैल्यूड, आप वर्ड पे ध्यान दो, क्या है रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड, वैल्यूड मतलब क्या, वो आउटपुट। तो वैल्यूड मतलब आउटपुट। वैल्यूड कहां से आया है, वैल्यू शब्द से आया है। वैल्यू मतलब वो वैल्यू दे, आउटपुट दे।
तो वैसा फंक्शन जिसका जो रेंज हो, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर आइदर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा फंक्शन का जो रेंज होता है वो या तो रियल नंबर होगा या तो उसका सबसेट होगा। रियल नंबर का सबसेट मतलब इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। तो रैशनल, इरैशनल सब रियल है। तो रियल नंबर का जो सेट होगा या तो पूरा रियल नंबर होगा उसका रेंज, या तो उसका सबसेट होगा रियल नंबर का। तो वैसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब एक कॉन्सेप्ट आता है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, यहाँ वैल्यूड वर्ड यूज नहीं हुआ। वैल्यूड वर्ड यूज नहीं हुआ, इसका क्या मतलब? रियल वर्ड यूज हुआ है। रियल वैल्यूड था, मतलब इसका आउटपुट केवल रियल होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि रियल फंक्शन की बात करें, यहाँ इनपुट भी, अगर इनपुट जो डोमेन हो इसका फंक्शन का, इस केस में एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा क्या है कि जो डोमेन हो वो रियल नंबर हो आइदर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। और सेम है रेंज के लिए भी, रेंज भी आर हो आइदर और एंड, यहाँ पे एंड वाला कंडीशन है। और तो रियल फंक्शन में क्या है कि डोमेन और रेंज दोनों या तो रियल नंबर हो या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या है कि जो रेंज है वो केवल रियल नंबर होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। तो आई होप आपको रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आया। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कुछ फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बारे में आपको बताऊंगा और उसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग मैंने ये 3 फंक्शन लिखा है, ये 3 फंक्शन के बारे में बताता हूं और उसके बाद मैं आगे ऐसे और फंक्शंस है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ये जो फंक्शन होगा क्या होगा? रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी होता है या मैप भी पढ़ते हैं फंक्शन को। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर या मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ आर टू आर है और इसमें एफ एक्स क्या होगा? इसमें एफ एक्स होता है एक्स, मतलब कि fx को हम लोग y भी कहते हैं। तो y बराबर x, ऐसा फंक्शन हम लोग जनरली मैथ्स के लैंग्वेज में y को fx से रिप्लेस कर सकते हैं, ये चलता है। ठीक है, तो मैं कभी भी fx की जगह y लिख दूं चलेगा, आप भी लिख सकते हो। तो y बराबर x मतलब क्या है कि x का वैल्यू अब मैं निकालू 0 पे, तो 0, f ऑफ 1 पे कितना आएगा? 1, f ऑफ 2 पे कितना आएगा? 2, f ऑफ -1 पे कितना आएगा? -1, f ऑफ -2 पे कितना आएगा? -2। उसी तरह आप जो वैल्यू दोगे चलता जाएगा। तो अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं ऐसे, ये 0 है, ये क्या है? -1, -2, -3, ये क्या है? x का वैल्यू -1, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये क्या है? x डैश, और ये क्या है नीचे? y डैश। तो -4, -5, ये क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -2, -3। तो 1 पे क्या है वैल्यू? 0 पे 0 है। 1 पे क्या है? y इक्वल्स टू 1, 1 पे क्या है? 1 है। 2 पे क्या है? 2 है। 3 पे क्या है? 3 है। तो इस तरह से -1 पे क्या है? -1 है। -2 पे क्या है? -2 है। तो मतलब ये जो ग्राफ है हमारा कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये होता है हमारा fx इक्वल्स टू x का ग्राफ। तो ये आपको समझ में आया आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या? fx इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x। अब मैं कांस्टेंट फंक्शन बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है? रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है और fx बराबर c क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो x रहता है वो क्या रहता है? डोमेन। तो डोमेन मतलब क्या? पहला सेट। तो यहाँ भी आप देखोगे कि x पहला सेट है और ये x जो आउटपुट है वो दूसरा रेंज रियल नंबर का है। तो यहाँ कांस्टेंट मतलब कि कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं तो इसका fx बराबर अगर 2 दे दिया है, मतलब x की जगह आप कुछ भी दो, आउटपुट सेम दे रहा है, 2 दे रहा है।
तो मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया एक्स डैश, और ये क्या हो गया वाई डैश। तो आप कुछ भी दे दो, ये क्या रहेगा, ये कोई फिक्स वैल्यू मान लो ऐसी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो वाई बराबर है ना, ये इसका मतलब क्या है कि वाई बराबर सी है। तो वाई बराबर सी एक मान लो ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा वाई बराबर सी का ग्राफ। तो कांस्टेंट फंक्शन आप कोई भी वैल्यू दे दो, 1 2 3 कुछ भी दे दो, 4 5 ऐसा कुछ भी, 1 इधर है मान लो, 2 यहाँ है, ऐसा कुछ भी वैल्यू दे दो आप, ऐसा आप कुछ भी वैल्यू दे दो, ये क्या इसको जो देना है वही देगा, ये कांस्टेंट वैल्यू ही देता रहेगा। जैसे y बराबर 2 है, fx बराबर 2, मतलब कुछ भी दे दो ये 2 देगा। तो यहाँ ये लाइन इस केस में, ये लाइन इसके 2 पे से ऐसे x एक्सिस के पैरेलल खींची जाएगी। और अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है, ठीक है, अति उत्तम। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो जनरल पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल 10th में भी पढ़ा होगा। तो अभी यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक कांस्टेंट है, a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस an(xn). तो इसको मैं जनरल ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि जो यहाँ सफिक्स है वही यहाँ पावर है, देख रहे हो आप, हर जगह n 3 3 2 2 ऐसे 4 4 रहेगा। तो सब इसका एक बात बता दो, जनरल ग्राफ बनाना संभव नहीं है, जनरल ग्राफ पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x² अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो अलग ग्राफ बनता है, पैराबोला बनेगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका ग्राफ अलग बनता है, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात और, अगर कोई आदमी कहे कि x का पावर 5/2 प्लस 3 ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है? तो आप क्या कहोगे? नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है, क्यों नहीं है? पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल ही नहीं बोलेंगे। जहां पावर फ्रैक्शन में चला गया उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कह देना पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। लेकिन रेंज रियल नंबर है, इसमें क्या दिक्कत है कि रेंज होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। यहाँ पर ये आप समझ लो, क्योंकि मॉड्यूलस का काम क्या होता है? मॉड्यूलस क्या करता है कि आप कोई भी वैल्यू दो वो इसको क्या करेगा? पॉजिटिव बना देगा। मतलब क्या है कि आप -2 का मॉड्यूलस लोगे तो ये क्या 2 बन जाएगा, आप 3 का मॉड्यूलस लोगे तो वो 3 ही रह जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू का लोगे तो वो सेम रह जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू का लिए तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव कर देगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर x निगेटिव है तो और x पॉजिटिव है तो x अगर निगेटिव है तो क्या है, हमको x अगर निगेटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे? -x लिखेंगे, और x पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे? +x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर x निगेटिव है मतलब x पहले से निगेटिव है, हम उसको पॉजिटिव बनाना है तो एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा, तब वो पॉजिटिव बन जाएगा। और x पहले से पॉजिटिव है तो कुछ चेंज मत करो। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालू, ऐसे देखो मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर x का वैल्यू 1 है, 2 है, यहाँ पर तो ऑरिजिन रहता है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और x का वैल्यू -1 है, -2 है, ये -3 है, ये -4, इतना में सफिशिएंट ग्राफ। तो 0 पे क्या होगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 पे क्या होगा? तो 1 पे क्या होगा? वैल्यू 1 मिलेगा। -1 पे भी क्या 1 ही मिलेगा। 2 पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो मतलब y इक्वल्स टू x वाली लाइन क्या होगी? यहाँ पे बन जाएगी पॉजिटिव वैल्यू के लिए y बराबर x हो गया ना, fx बराबर x। और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या है? नेगेटिव वैल्यू अगर x पहले से नेगेटिव है उसका भी ये पॉजिटिव, तो -2 पे भी इसका वैल्यू क्या था? 2 ही था। 3 पे भी क्या था? ये 3 ही था कहीं भी यहाँ। इसका मतलब क्या कि ये ऐसे आएगा इधर, ये ऐसे यहाँ से, ये ऐसा और इधर ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्या? fx इक्वल्स टू mod x। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन है। ये हम लोग इसको बोलते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। ये पीसवाइज डिफाइंड, तो mod x को ऐसे डिफाइन करते हैं, mod x को भी ऐसे डिफाइन करते हो, और mod x इक्वल्स टू भी आप लिख सकते हो ये।
ठीक है। तो एफ एक्स और मॉड एक्स इक्वल्स टू, ये इसका डेफिनेशन होता है। तो और ये इसका क्या हुआ, ग्राफ हुआ स्टूडेंट्स। ये क्या, जीरो, और ये इसके अकॉर्डिंग ऐसा भी शेप का ग्राफ आता है। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, और दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए। एंड और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जी ऑफ एक्स should not be equals to 0। तो रैशनल नंबर जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, और पी वाई क्यू, और यहाँ पे क्या, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। उसी तरह से रैशनल फंक्शन में भी हम लोग एफ एक्स अपॉन जी एक्स का जो फंक्शन है और वो 0, और जिसमें डिनोमिनेटर जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल इसका, अगेन इसका भी ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ एक्स कैसा है, जी एक्स कैसा है, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि रैशनल फंक्शन कैसा बनेगा। तो एग्जाम्पल में इसका मैं लिख सकता हूँ 2x, आप एग्जाम्पल लिखोगे, क्या लिखोगे, x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2, क्योंकि नीचे वाला 0 हो रहा है माइनस 3 बाई 2 पे। ये एफ एक्स का एग्जाम्पल है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। अब मैं एक और फंक्शन लिखूं, ये रैशनल है ऑलरेडी, जी एक्स क्या, ये यहाँ से इससे मत कंफ्यूज होना, ये एफ एक्स जी एक्स अलग है। मैं 1 बाई एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए। मैं एच एक्स ले सकता हूँ, एक और फंक्शन, रैशनल फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। क्या डिफाइन कर सकता हूँ, 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6। तो यहाँ क्या होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -3, -3 इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो ध्यान क्या देना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। कहीं भी पूरा मैथमेटिक्स में अगर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट आता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो डिफाइन नहीं होगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, मैं थोड़ा स्पेस बना लिया। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन भी क्या होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन कर रहे हो कोई फंक्शन को, और इसका डेफिनेशन कुछ जाता है ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर -1 इफ एक्स लेस देन 0, x अगर 0 है तो इसका वैल्यू 0, और 1 इफ x ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है कि अगर x निगेटिव है तो -1 लिख दो, अगर x 0 है तो 0 लिख दो, अगर x 1 है तो इसको, अगर x 0 से बड़ा है तो 1 लिख दो। तो इसका हम लोग ग्राफ बहुत सिंपली बना सकते हैं, बहुत सिंपली, क्योंकि 3 वैल्यूज को बस रिप्रेजेंट करना है। अगर x निगेटिव है तो निगेटिव x कहाँ रहता है, इधर, y निगेटिव y कहाँ रहता है, यहाँ, ये y हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ये x हो गया। तो x अगर पॉजिटिव है मतलब इस तरफ क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ 1 है, ये 1 है, ये -1 मान लेता हूँ मैं, ये -1 मान लेता हूँ, ठीक है। और x अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, -1। x अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, -1 इधर, और x 0 है तो ये 0। ये ध्यान देना, -1 से उधर मत खींच देना, मतलब x पॉजिटिव है तो -1 हो जाएगा। तो x पॉजिटिव है तो +1 है, और x निगेटिव है तो क्या है, -1 है, और ऐसा है तो 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे ऐसा गोला बना रहेगा, वॉइड पॉइंट है, मतलब ये 0 वाला पॉइंट जो है इन दोनों में इंक्लूडेड नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ ऑरिजिन पे एक पॉइंट है। तो सिग्नम फंक्शन, इसको डिफाइन करते हैं SGN ऑफ x से, SGN ऑफ x, इसको हम लोग mod x बाई x लिख सकते हैं, क्योंकि mod x क्या, निगेटिव पे x दे देगा, निगेटिव रहेगा जब x, तो क्या, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, फॉर x बराबर 0, SGN ऑफ x 0, ये भी 0 हो जाता है, x अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो SGN ऑफ x, सिग्नम फंक्शन ऑफ सिग्नम ऑफ x का क्या मतलब है, mod x बाई x। mod x बाई x मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, तो mod x का मतलब क्या है, mod x का मतलब -x, अगर x लेस देन 0 है तो -x बाई x मतलब क्या, -1, ठीक है। और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x बाई x तो +1, तो इसी से डिफाइन हुआ है ये। तो ये जो है ना, ये जो है इससे आया है, इस फॉर्मूला से गया है। तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग एक लास्ट फंक्शन देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ये हमारा जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पेशल फंक्शन, ये इसका लास्ट टॉपिक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद हम लोग जो बेसिक है फंक्शन, ये सारे फंक्शन आपको आने चाहिए आगे को प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, या फिर 12th क्लास में स्टडी करने के लिए, ये
सारे फंक्शन बहुत ही नेसेसरी है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसे तो फंक्शन बहुत सारे होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे, तो मैं डिफाइन कैसे करते हैं इसको, रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स पढ़ते हैं इसको, बॉक्स ऑफ एक्स, या शॉर्ट में इसको GIF भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग GIF भी बोलते हैं। ये वो वाला GIF नहीं है जो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, ये अलग है, ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं। ऑब्वियसली पहला सेट अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन रियल नंबर है, यहां से भी दिख रहा है आपको। तो एफ एक्स क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स। ये काम क्या करता है, कि आउटपुट क्या देता है, ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पढ़ रहे तो आउटपुट इंपॉर्टेंट है। तो काम ये क्या करता है कि इट गिव्स यू द इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट इंटीजर। मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब क्या, जैसे ये 2.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो ये 2 दे देगा। अगर ये 2.8 है तो इसका भी 2 ही दे देगा, ठीक है। अगर मैंने ये दिया 3.9 दे दिया तो इसका भी 3 दे देगा। अब देखो, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि अगर मैंने इसका दिया -4.8 तो ये क्या देगा, -4.8, ये क्या देगा, -5, ये क्या देगा, -5। क्यों, क्योंकि -5 + 0.2 क्या होता है हमारा, -4.8 हो सकता है। तो ये हमेशा लीस्ट इंटीजर वैल्यू, हमेशा क्या इंटीजर वैल्यू छोटा वाला देता है। तो 3.9 का क्या 3 दिया ना, उसी तरह से अब -4.8 से छोटा है ना -5, इसीलिए -5 देता है ये वैल्यू। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अगर ये 2 है, सिंपल दे दोगे तो ये 2 का 2 ही दे देगा। अगर मैं 5 भी दूं तो ये 5 का 5 दे देगा। तो ये नॉर्मल है, ये बात है नॉर्मल है, क्योंकि मतलब अगर इंटीजर डालोगे तो इंटीजर मिल जाएगा, लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू डालोगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। फिर हम लोग निगेटिव वाले के लिए भी देखा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सिंपल सी बात है, ग्राफ कैसा रहना चाहिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है वाई डैश, ये एक्स डैश, ये ऑरिजिन है। तो एक 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, मतलब ऐसे 0.2 है, तो इसका आउटपुट क्या 0 ही दे देगा। मतलब 0 से 1 का है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है 4 है, ये 5 है। तो हम लोग 4 तक देखते हैं, उसके बाद पैटर्न समझ में आ जाएगा। फिर क्या है -1 है, फिर क्या -2 है, -3 है, -4 है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है तो क्या 0 ही आउटपुट दे देगा, तो यही वाला लाइन हमारा ये हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली 1 क्या इनमें इंक्लूड होगा, नहीं, एग्जैक्टली 1 क्या है, ये वॉइड ऐसा गोला रहेगा। मतलब एग्जैक्टली 1 पे, एग्जैक्टली जब 1 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इंटीग्रल पे सेम वैल्यू आता है। अब 1 से 2 के बीच होगा तो क्या देगा, 1 से 2 के बीच का क्या मतलब 1.2 1.3 तो 1 दे देगा। 1 से 2 के बीच का क्या है आउटपुट 1 है, 1 से 2 का बीच का क्या आउटपुट है 1 है। तो यहाँ ये 1 पॉइंट ऐसा कंसिडर होगा। 2 पे फिर ये वॉइड रहेगा, क्योंकि 2 पे फिर ये वैल्यू क्या देगा 2 देगा। तो 2 पे फिर से हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे, ऐसा सीढ़ी के जैसा इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ इंक्लूडेड, और कहाँ तक जा रहा है 3 तक, 3 का गोला यहाँ बन जाएगा। ये कुछ ऐसा है, और फिर 3 पे क्या है वैल्यू 3 है, और 4 तक मैंने देख लिया, ठीक है। उसी तरह निगेटिव में क्या है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो उसी तरह सेम निगेटिव में भी रहेगा। ये 0 से 1, अगर 0 से -1 है तो क्या रहेगा यहाँ पे, अगर -1 से 0 है तो ये क्या रहेगा यहाँ पे ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पे वॉइड, फिर -1 से 2 के लिए सेम ऐसा बनाते चले जाओ आप। यहाँ पे ये इंक्लूडेड है, यहाँ पे वॉइड रहेगा कितना -2 से -3 के लिए। तो ऐसा ही ग्राफ बनता है ये। तो आपको समझ में आया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, कैसे सब कुछ हो रहा है। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है समझ में। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए चलिए हम लोग कुछ अलजेब्रा देखते हैं, रियल फंक्शन का अलजेब्रा कैसा काम करता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वगैरह कैसा काम करता है। तो पहला क्या है कि एक फंक्शन माना f, x
x से r को मैप कर रहा है, ये भी एक, फिर g माना वो भी x से r को मैप कर रहा है, जहां पे क्या है x जो है r का सबसेट है, x जो है r का सबसेट है। तो हम लोग एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं, f प्लस g वो भी x से r ही मैप करेगा। वो कैसे होगा कि f प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू fx प्लस gx। मतलब सिंपल है, इन दोनों को क्लब कर दो f और g को और x को बाहर, तो सिंपल है कि fx प्लस gx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस सेट x कैपिटल सेट, मतलब स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल सेट। तो इस सेट के लिए हम लोग इसको f प्लस g ऑफ x, इसको fx, तो हम लोगों ने fx क्या लिया, fx लिया हम लोगों ने x, और gx क्या लिया रूट x। तो f प्लस g ऑफ x डिफाइन करेंगे fx प्लस gx, मतलब x प्लस रूट x, सिंपली ऐड कर देना। यही होता है एडिशन ऑफ टू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। और सेम सब्ट्रैक्शन में सारे कंडीशन सेम रहेंगे। तो इसमें अगर मैं f माइनस g ऑफ x निकालूं तो क्या होंगे, fx माइनस gx होंगे। तो मतलब क्या है, x माइनस रूट x। तो सेम काम करना है, जो फंक्शन दिया है दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर दो। यही होता है हमारा क्या, सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का क्या मतलब, अल्फा एक स्केलर है, मतलब अल्फा मान लिया हूं क्या, एक स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या, रियल नंबर हमारा, स्केलर कहने से रियल नंबर तात्पर्य बन रहा है। तो अल्फा एक्स क्या होगा, अल्फा एफ एक्स। ये इंप्लाई मैं निकालू जरा अल्फा एफ एक्स, तो ये क्या मैं लिखूंगा इस केस में, अल्फा एक्स, एफ एक्स की जगह मैंने एक्स लिया है ना, तो अल्फा एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया इस केस में क्या, ये एग्जांपल में सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसमें डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है, ये अल्फा एक्स हो गया। अब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन क्या है कि पहला एफ क्या है, वो भी एक्स आर, वो सेम कंडीशन है। तो एफ जी डिफाइन करते हैं, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इसमें हमको कहेगा कि एफ जी निकालो, ये निकालो, फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एफ जी जो है उसका x निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे, इक्वल्स टू क्या कर देंगे, x इंटू रूट एक्स। तो x इंटू रूट एक्स 1 प्लस 1/2 पावर होता है, तो x इंटू एक्स का पावर 1/2, यानी कि मतलब x का कहने का क्या मतलब, 1 प्लस 1/2 पावर, मतलब x का पावर 3/2। तो ये हमारा हो गया g ऑफ x इक्वल्स टू x का पावर 3/2। इसको हम लोग पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक और प्रॉपर्टी आती है क्या, क्वोशंट प्रॉपर्टी। क्वोशंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब, मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शन क्या होता है। क्या कह रहा है कि एफ और जी दो रियल फंक्शन है, डिफाइन क्या है, x से r, मतलब सेम कंडीशन है, अभी जब हम पढ़ते आ रहे हैं ये वाला भी यही कंडीशन है, और x क्या है, r का सबसेट है। तो दो क्वोशंट होता है f बाई जी होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, f बाई जी ऑफ x इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। रैशनल फंक्शन मैंने पढ़ाया वही चीज है, बस रैशनल फंक्शन में ही है, क्या है कि x शुड नॉट बी, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू x। तो मैं एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसमें अगर मैं f बाई जी ऑफ x निकालूं तो क्या करूंगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स कर दूंगा, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1/2। और अगर मैं इसमें प्लस निकालना चाहूँ तो सिंपली दोनों को ऐड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेगेटिव करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूँ तो सीधा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, मतलब कि क्या, x 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सारे को निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये अलजेब्रा फंक्शन समझ में आए होंगे, रियल फंक्शंस के बारे में जो मैंने अभी डिस्कशन किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द रियल फंक्शंस दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।